चलिए तो देखते हैं हम आगे उस चैप्टर में सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो जो सेल इन्वेलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो मॉडिफाइड होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी ये तो एक तो लाइफ स्पॉन क्या होती है, छोटी होती है, दूसरी भी इंडेंजर्ड होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, फैगोसाइटिक कंडीशंस में जाने का रिस्क उसमें ज़्यादा होता है, फैगोसाइटोसिस होने का। ठीक है, ठीक है। तो इनमें उन सब प्रोटेक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्शंस के लिए इनमें जो सेल इन्वेलप है इनका वो मॉडिफाइड होता है और वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो देखते हैं जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, मेनली हम लोग बात पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल्स का, तो केमिकली क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। उनके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, दैट हैव अ कॉम्प्लेक्स केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। ठीक है, द एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। पहला चीज़ याद रखिएगा, कितने लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होता है। हम लोग अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करेंगे तो ये सेल एनवेलप की बात करेंगे तो 3 नहीं, 2 या 1। प्लांट सेल में बात करेंगे तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या बात करें, यहाँ पर 3 लेयर्ड केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप पाया जाता है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। जो आउटर मोस्ट होता है, सबसे आउटर मोस्ट, एक तो सेल वॉल है हमारे पास, देखिए बात करें, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्लाइकोकाइलिक्स का एक कवरिंग पाया जाता है, ग्लाइकोकाइलिक्स का एक, तो क्या हो गया आपका ग्लाइकोकाइलिक्स, ग्लाइकोकाइलिक्स। ठीक है, ये क्या है आपका सेल वॉल, सेल वॉल, और ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो आउटर मोस्ट हमारा ग्लाइकोकाइलिक्स है, उसके बाद से क्या है, सेल वॉल है, उसके बाद से क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब इन सेल लेयर्स में इनका अलग अलग फंक्शंस है, ग्लाइकोकाइलिक्स का अलग फंक्शंस है। ठीक है, सेल वॉल का अलग फंक्शंस है, सेल मेम्ब्रेन का अपना अलग फंक्शंस है। लेकिन एक जब ये एक यूनिट की तरह से काम करते हैं तो एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह से काम करते हैं। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द envelope परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस, but they act together as a single unit, that is protective unit। ठीक है, अब हम लोग बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं कि इनके सेल इनवेलप को हम लोग अगर स्टेन करते हैं, स्टेनिंग प्रोसीजर के थ्रू स्टेन करते हैं, तो जिस भी, ठीक है, ये टेक्निक दिया था ग्राम ने, ठीक है, क्रिस्टियन ग्राम ने, एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को क्या किया था, स्टेन किया था। ठीक है, तो स्टेनिंग मतलब कलरिंग, जब कलर किया था तो जिस बैक्टीरिया में अगर स्टेनिंग हो गई थी, कलर्ड हो गया था, रह गया था, तो उसमें, ठीक है, दोज टेकअप द ग्राम स्टेन दैट आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव, और जिसमें नहीं था वो क्या था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पे 2 टाइप में हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम स्टेनिंग एंड ग्राम, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके साथ साथ अभी हम लोग स्ट्रक्चर्स के बेसिस पर बात किए थे, तो हम लोग कितने ग्रुप में डिवाइड किए थे बैक्टीरिया को, 4 ग्रुप में। ठीक है, बैसिलस मीन्स रॉड शेप, उसके बाद से कॉकस मीन्स स्पेरिकल शेप, विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पायरुलम, ठीक है, स्पायरल शेप को बैक्टीरिया। अगर उसके बाद से स्टेनिंग के बेसिस पे बात करेंगे तो हम लोग 2 टाइप के बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव, जिसमें स्टेनिंग पॉजिटिव थी, मतलब स्टेन हो गया था जो बैक्टीरिया, उसको ग्राम पॉजिटिव में रखा गया था, और जो नहीं हो पाया था उसको ग्राम नेगेटिव, किसके बेसिस पे, तो स्टेनिंग के बेसिस पे। किसने दिया था, क्रिस्टियन ग्राम ने। ठीक है, तो इस चीज़ को बस याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव, इसके प्रोसीजर्स को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, अब देखिए जो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसका कंपोजिशन और थिकनिंग जो है, थिकनेस होता है, वो अलग अलग बैक्टीरिया में डिफरेंट होता है। तो उसको 2 नाम दे सकते हैं, उसके कंपोजिशंस और उसके स्टेट के बेसिस पे कि वो क्या है, लूज है या थिक है या टाइट है, टफ है, तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स को 2 नाम दे सकते हैं। पहला है स्लाइम लेयर, दूसरा है कैप्सूल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि क्या ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन और थिकनिंग में सभी बैक्टीरिया में सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो याद रखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन और थिकनिंग क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर ये लूज शीथ बनाता है, ठीक है, अगर ये लूज शीथ बनाता है,
ठीक है। अगर आपका पहले सेल वॉल बना दिए हम, अगर क्या है यहाँ पे लूज शीट पाई जाती है, ठीक है, लूज शीट पाई जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइम लेयर, ठीक है। अगर क्या है, अगर यही क्या हो जाए, टफ हो जाए, बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, रिजिड हो जाए, टफ हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर वो लूज शीट बनाएगा तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, अगर वो क्या हो, थिक हो एंड टफ हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। सेल वॉल की अब बात करते हैं, आउटर मोस्ट सेल ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, उस सेल एनवेलप में सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो क्या है आपका, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि अगर लूज है तो उसको हम लोग स्लाइम लेयर बोल देंगे, अगर वो क्या है थिक एंड रिजिड है तो उसको हम लोग कैप्सूल बोलेंगे। अब सेल वॉल की बात करते हैं, तो बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकोन से म्यूरिन्स का बना होता है, ठीक है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो सेल वॉल का फंक्शंस क्या है, तो वो डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, उसके साथ साथ पहला फंक्शन हो गया शेप प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप प्रोवाइड के साथ साथ वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तीसरा फंक्शन प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो 3 फंक्शंस हो गया हमारा सेल वॉल का, कौन कौन सा, एक तो पहले सेल का शेप प्रोवाइड करेगा, दूसरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, उसके साथ साथ तीसरा जो बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से क्या करता है, बचाता है, ठीक है। उसके बाद से देखें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में बात करते हैं, आउटर से इनर की तरफ मूव करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है चाहे प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो या यूकैरियोटिक सेल्स में, दोनों में क्या होता है, सिमिलर होता है, क्योंकि ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, सिमिलर होता है, तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है इन नेचर एंड इंटरेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए यहाँ से दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, तो वो होता है आपका राइबोसोम। अगर कौन सा स्ट्रक्चर सिमिलर है तो वो है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल होते हैं। अगर हम लोग क्या बात किए थे मेजोसोम्स के बारे में, तो थोड़ा सा मेजोसोम्स को यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। मेजोसोम्स हमारा जो है वो क्या है, स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो प्रोकैरियोटिक्स में प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो मॉडिफाई करता है और वो मेजोसोम कहलाता है, ठीक है, जो कि किससे बनता है, बाय एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। एक्सटेंशंस, अब जो मेजोसोम्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स हो, या हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ लेमिला हो। तो मेजोसोम्स को बहुत सारा काम होता है, उस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक है। देखना ना यहाँ पे ट्यूबुलर, यहाँ पे क्या होता है, साइक्लाइक वेसिकल्स के फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो हमारा मॉडिफिकेशंस है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। इसके फंक्शंस को देखते हैं, हेल्प इन द सेल, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। पहला मेजोसोम्स का फंक्शन देखते हैं, एक साइड में आप लोग लिख लिया करो, जो खाली जगह है, ठीक है, उसको एक साइड में लिख लिया करो कि मेजोसोम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको साइड में लिखो, ताकि आपको आसानी रहे एनसीईआरटी को पढ़ने और समझने में। पहला सेल वॉल फॉर्मेशन में, ठीक है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, लिख लो, दूसरे पेज में है उस चीज़, तो एक साइड कर लो, सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तीसरा क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, ठीक है, वो सेल डिवीजन में भी हेल्प करेगा, सेल डिवीजन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन, दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो किस में पाया जाता है, मेसोसोम्स में, इसलिए ये क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है,
ठीक है। उसके बाद से सेक्रेटरी प्रोसेस में हेल्प करता है, सेक्रेटरी प्रोसेस में हेल्प करता है। उसके बाद से इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो ये छठा क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके साथ साथ ये क्या करेगा, जब सरफेस ज़्यादा होगा तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी इसी में होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो होते हैं मेसोसोम्स में, तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके तो ये फंक्शंस हो गए आपके मेसोसोम्स के। कौन कौन, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशंस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो रेस्पिरेटरी और सेल ऑर्गेनेल्स जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन कहाँ होता है, तो कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, मेसोसोम्स में। ठीक है। तो ये क्या होता है, सिमिलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के, क्योंकि रेस्पिरेशन यहीं पे होता है, यहीं पे इसका क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और बैक्टीरिया हैं। ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी हो गया, फंक्शंस हो गया। सेक्रेटरी फंक्शन जो बन रहा है उसको सेक्रेट करने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ इस सरफेस एरिया को, मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है। इनफोल्ड होगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ इसमें एंजाइम्स होते हैं तो एंजाइमेटिक कंटेंट्स का अमाउंट भी क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है। ठीक है। कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका एक्सटेंशन जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है उसको क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है वो क्या बनाता है, क्रोमैटोफोर्स बनाता है। क्रोमैटोफोर्स क्या होते हैं, इनमें पिगमेंट्स, क्रोमा पाया जाता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो उन एक्सटेंशंस में क्या पाया जाता है, पिगमेंट्स मीन्स क्रोमा। तो क्रोमा को कंटेन करने वाला, फोर्स मीन्स कंटेनिंग, रखने वाला। ठीक है। पिगमेंट्स को, क्रोमा को रखने वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमैटोफोर्स। तो साइनोबैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर्स। ठीक है। अब देखिए बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हो सकता है कि मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो। ठीक है। मोटाइल का मतलब समझ सकते हो, चलने वाला खुद से। ठीक है। अगर नॉन मोटाइल तो नहीं चलने वाला खुद से। ठीक है। तो अगर इसमें क्या है, मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला या सिलिया पाया जाएगा। ठीक है। तो उससे वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन उसमें होगा। ठीक है। तो अब बात करेंगे कि सिलिया और फ्लैजिला क्या होता है, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में, फ्लैजिला या सिलिया का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो याद रखिएगा जो सिलिया और फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला की बात कर रहे हैं तो वो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजिला और यूकैरियोटिक सेल्स का फ्लैजिला डिफरेंट होता है स्ट्रक्चर्स में भी। ठीक है। तो याद रखिएगा बैक्टीरियल सेल वॉल cells have may be motiles or non-motile. If they motiles, they have thin filamentous extensions that era extensions from the cell wall that is known as flagella. तो flagella ठीक है, क्या है, एक थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन से, किस, कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन से, साइटोप्लाज्म से या सेल वॉल से। तो याद रखिए कहाँ से हो रहा है, ये फ्लैजिला से एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है। तो ये थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन है जो कि कहाँ से हो रहा है, आपके सेल वॉल से। ठीक है। बैक्टीरिया सो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग अरेंजमेंट होता है, अलग अलग नंबर ऑफ फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है। बैक्टीरिया फ्लैजिला जो होती है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। कंपोनेंट पूछा हुआ है जैसे कि बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है उसके कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, कितने पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो पहला है आपका फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ठीक है। तो बेसल बॉडी, सबसे पहले एक बेसल बॉडी, हुक, ठीक है, उसके बाद से फिलामेंट। यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल्स होते हैं। ठीक है। तो ये है आपका बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। ये आपका हुक होता है जिसके साथ वो सपोर्ट में रहता है, इसलिए उससे क्या रिमूव नहीं होता है। और ये आपका क्या है, फिलामेंट है, फिलामेंट। ठीक है। तो चलिए, तो ये तो 3 पार्ट्स हो गए, कौन कौन सा, फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी। जो फिलामेंट है आप देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन है किसका, फ्लैजिला का, लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ये क्या है, सेल सरफेस से बाहर निकलता है, और ये क्या है आपका लॉन्गेस्ट पोर्शन है किसका, फ्लैजिला का। ठीक है। इसके साथ साथ फ्लैजिला के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया में पिलाई एंड फिम्ब्री भी पाए जाते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्री।
फिम्बरी जो होता है, ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर्स होता है, लेकिन इनका काम लोकोमोशंस में, मोटिलिटी में नहीं होता है। जो पिलाई और फिम्बरी हैं, ठीक है, वो अटैचमेंट में हेल्प कर सकते हैं, किसी सरफेस से अटैच हो सकते हैं, ठीक है। पिलाई होता है प्लेन प्रोटीन से बना होता है। तो देखिए पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन दैट इज पिलीन प्रोटीन्स, एंड फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक fibers sprouting out of the cells, ठीक है। In some bacteria they are known to help attach the bacteria to the rocks in stems and also in the host tissue। तो इनका काम क्या है, पिलाई और फिम्बरी का काम क्या, अटैचमेंट हो सकता है, वो किसी बैक्टीरिया पर अटैचमेंट हो या किसी सरफेस पे सपोर्ट के लिए, किसी सरफेस पे क्या हो, अटैचमेंट के लिए हो। तो ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्बरी या पिलाई, ठीक है। इनका काम मोटिलिटी में नहीं है, जबकि फ्लैजिला क्या करता है, मोटिलिटी में हेल्प करता है। अगर वो किसी बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया अगर मोटाइल है तो उसमें फ्लैजिला होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो नॉन मोटाइल, तो उसको बोलेंगे नॉन मोटाइल, ठीक है। अगर फ्लैजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल, फ्लैजिला है तो मोटाइल, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या अभी पढ़ा, मेसोसोम का फंक्शन याद रखना है आपको, ठीक है। मेसोसोम्स का फंक्शन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रेस्पिरेशन, सेक्रेटरी प्रोसेस, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके साथ साथ आपको क्या करता है, एंजाइमेटिक कंटेंट्स को भी बढ़ाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो आपका फ्लैजिला है उसका कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट होता है, फिलामेंट्स, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी सेल के अंदर होता है, ठीक है, हुक सपोर्टिंग के लिए होता है, और फिलामेंट जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, जो कि आउटसाइड ऑफ द सरफेस आता है, ठीक है। उसके साथ साथ पिलाई एंड फिम्बरी पाया जाता है। पिलाई एंड फिम्बरी किस में हेल्प करते हैं, आपके सब अटैचमेंट में किसी सरफेस से, जैसे कि किसी रॉक से, ठीक है, या किसी होस्ट सरफेस पे अगर क्या करना है, अटैच्ड होना, तो ये पिलाई और फिम्बरी हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन लोकोमोशन से मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं।